मैंने एक ऐसा वक़्त देखा है कि मेरी कंडीशन भी ये है कि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था अपने आप को खड़ा करना, हमेशा अपने आप को पॉज़िटिव रखना। मेरे साथ इतने सारे ट्रेजेडीज़ हुए, अगर मैं रोता रहता और मैं ये सोचता कि अब मैं क्या करूँगा? अब मेरा जीवन कैसे चलेगा? तो मेरा शायद जीवन नहीं चलता और शायद आज मैं होता भी नहीं। मैम लाठी तो हर कोई उठा लेता है। मेरे हाथ-पैर नहीं हैं, मैं लाठी नहीं उठा सकता। मेरी 3 उँगली हैं, मैं कलम उठा सकता हूँ और इतिहास को लिख सकता हूँ और मैंने इतिहास लिखा। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। विकास जी, कीर्ति सर का तो धन्यवाद जैसे शब्द तो बहुत छोटे हैं। सर का मेरे लिए बहुत ऊँचा सम्मान है और हमेशा ही रहेगा। मैं उनका एकलव्य हूँ, हालाँकि उन्होंने मेरा अंगूठा नहीं माँगा है। हर सूरज को उस आसमान में पहुँचा के रहूँगा जहाँ से वो प्रकाश देकर पूरे सोलर सिस्टम को चमका सके। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। उठो, जागो और जब तक नहीं रुको, तब तक की सफलता ना मिल जाए। अगर हौसले बुलंद हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आज के हमारे गेस्ट जो हैं सूरज तिवारी जी, उनसे ही कोई पूछ लीजिए, क्योंकि तमाम टीवी स्क्रीन्स पर सूरज छाए हुए थे। सबसे पहले ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं आज बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। इतनी कामयाबी पर आने के बाद में जो कामयाबी शायद ही है कि ये कामयाबी मैंने खुद बनाई है, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। तो ये मेरी यूनिक कामयाबी है और मैं यहाँ पर हूँ, बहुत खुश हूँ, पूरा देश खुश है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, जब यहाँ आ रहे थे ऐसा तो नहीं लगा फिर वही बात, क्योंकि इतने इंटरव्यूज हो गए सूरज के अब तक, सूरज और बहुत मुझे लगता है कि मोटिवेशनल और एग्जाम्पल बहुत अच्छा आप सेट कर रहे हैं। आपने कहा सफलता तो है ही, कामयाबी तो है ही, लेकिन बहुत एग्जाम्पल सूरज जी आप सेट कर रहे हैं। जी, जी, जी। यहाँ आते हुए मतलब यहाँ आने से पहले भी मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जनरली मैं सभी के सवालों का जवाब दे पाऊँ, जो लोगों के सवाल रहते हैं, चाहे सवाल भले ही सेम हो, लेकिन जवाब भी सेम है, लेकिन वो होता है ना कि लोग को लगता है कि मैं उनसे बात करूँ। तो बस वही है कि सवालों से दिक्कत नहीं है, जवाब भी वही है। तो अच्छा ल मुझे फ़ील होता है कि मेरी बात जितने ज़्यादा लोगों के द्वारा, जितने चाहे टीवी चैनल हों या मीडिया पर्सन्स हों या यूट्यूब चैनल्स हों, जितने लोगों के पास मेरा जो भी मोटिव है, जो मेरा जो गोल है कि मैं चाहता हूँ कि भारत का बच्चा-बच्चा अपने संविधान को जाने, अपने हकों को जाने और आगे बढ़े, जो देश को आगे ले जाए, दुनिया को आगे लेके जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको लोग फॉलो बड़ी जल्दी करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक देख रहे हैं वो भले ही किसी भी फील्ड में वो एग्जाम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन हम क्या है, हम कई बार सोचते हैं कि क्रिप करते रहते हैं कि इस रीजन से ये नहीं कर पाएंगे, उस रीजन से ये नहीं कर पाएंगे। मतलब जो नेगेटिव चीजें हैं ना, उनको हम पहले पकड़ लेते हैं कि इसीलिए नहीं हो पाएगा ये काम। आप क्योंकि एक एक्सीडेंट से गुजरे, उसके बाद मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले एक्सीडेंट के बारे में अगर आप लोगों को बताएं, और उसके बाद मन में क्या कुछ हुआ वो बताएं। जी जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि मेरा 29 जनवरी 2017 को एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैंने अपने हाथ-पैर खो दिए और उसके बाद में जब मुझे जेएनयू के बारे में पता लगा, तो अप्रैल के महीने में मुझे जेएनयू पता लगा और जब जेएनयू के बारे में जानकर मुझे लगा कि अब मैं एक रास्ता अपने लिए बना सकता हूँ। लेकिन कोई भी रास्ता सफलता का आसान नहीं होता। मैंने पहली बार जेएनयू का एंट्रेंस दिया 17 और 19 जनवरी 17-19 मई को एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम दिया। जून में जब रिज़ल्ट आया तो मेरा जेएनयू में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा से उसी साल जेएनयू का जो एंट्रेंस आया, फिर मैंने दोबारा दिया दिसंबर में और जनवरी में जब रिज़ल्ट आया उस समय मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हुआ और मैं 2018 में जेएनयू में 23 जुलाई को मैंने एडमिशन लिया। लेकिन ये माने कि जेएनयू ने आपको अपनी पहली उम्मीद दी। जी। जेएनयू मेरे लिए एक ऐसा है कि संजीवनी बूटी के जैसे,
कि आज अगर जेएनयू नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं कहीं भी होता, लेकिन मैं जानता हूँ इस ऊँचाई पे तो नहीं होता, अगर जेएनयू नहीं होता। जेएनयू एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप किसी भी विचारधारा को, किसी भी सोच को आप लेके आ सकते हैं, अपना मैसेज लोगों को दे सकते हैं, अपनी बात फ्रीली कह सकते हैं। वहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा है, वहाँ का जो कल्चर है, जिसे हम जैसे चाय कल्चर बोलते हैं या पर्चा कल्चर बोलते हैं। टीचर्स के साथ डिस्कशन सिर्फ़ क्लासेस में ही नहीं है, आप बाहर आइए, टीचर आपको बाहर भी बताते हैं। आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही, टीचर आपको 4 बार बताते हैं। हमारे यहाँ रेमेडियल क्लासेस भी होते हैं। तो एक पूरा जेएनयू में एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव विचारधारा भी है, तब भी आप वहाँ के माहौल में ढलकर आप भी अच्छी सोच अच्छी नीयत के साथ में आप अपना गोल सेट बना लेते हैं। चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में जाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी कीजिए या पॉलिटिक्स ही कीजिए। जेएनयू के एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जगह-जगह लोग जो हैं वो जेएनयू के नाम को रोशन कर रहे हैं। मेरा भी एक सपना है कि मैं जो जेएनयू ने मुझे दिया है वो तो मैं जेएनयू को कभी वापस कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करूँगा कि जेएनयू का नाम जिस ऊँचाई तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, मैं वहाँ तक पहुँचा के रहूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को बताना एस्पिरेंट्स हो, यंग स्टूडेंट्स हो, उन्हें आप बताना चाहें कि वो जेएनयू इन 3 कारणों की वजह से ज़रूर जाएँ? देखिए, अगर आपको अपने अधिकारों को जानना है, तो आप जेएनयू जाएँ। अगर आपको सच्चा भारतीय नागरिक बनना है, तो आप जेएनयू जाएँ और आपको अगर अपनी संस्कृति को जानना है, तो आप जेएनयू आएँ। और मैं सूरज तिवारी आपका जेएनयू में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप एक बार ज़रूर जेएनयू आएँ, जेएनयू को जानें और जेएनयू को समझें, क्योंकि हमारी समस्या होती है कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। अब जब मैं जेएनयू आया, तो उस समय मैं मैनुअल व्हीलचेयर यूज़ करता था। तो लोगों ने मुझे अलग-अलग तरीके से देखा, हर व्यक्ति का हर एक व्यू रहता है। मुझे एक व्यक्ति मिले, आज वो नहीं हैं दुनिया में, कैंसर पेशेंट थे और उन्होंने मुझे देखा मैनुअल व्हीलचेयर पर, तो किसी ने देखा कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, किसी ने देखा मेरे पास हाथ-पैर नहीं है और सबने सब कुछ देने की कोशिश की। किसी ने शिक्षा दी, किसी ने साथ दिया, किसी ने भरोसा दिया, किसी ने उम्मीद दी। लेकिन जिन व्यक्ति का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उनका नाम है डॉक्टर जीएन कारना। उन्होंने मुझे व्हीलचेयर दिया, उन्होंने मुझे पैर दिए, जेएनयू आते ही उन्होंने मुझे अक्टूबर में मुझे पैर दिलवाए और जब पैर मिल गए तो मुझे क्या चाहिए? पैर ही चाहिए थे दौड़ने के लिए और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी की दौड़ को शुरू किया। शुरू किया तो जब हम चलते हैं तो हमको लिखना भी पड़ता है, पढ़ाई में लिखना भी पड़ेगा। लिखने के लिए स्पीड भी चाहिए। मैं पहले सीधे हाथ से लिखता था, लेकिन फिर मैंने दाहिने हाथ से लिखना शुरू किया। तो हमारी जेएनयू की लाइब्रेरियन मैम हैं, उन्होंने मुझे बुलवाया और मुझे लैपटॉप दिया, जो कि मुझे असिस्ट करता है मेरे कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में, मेरे वर्क करने में, असाइनमेंट्स बनाने में। तो फिर क्या था, मेरे को 2 ही चीज़ चाहिए थी, एक लैपटॉप जिससे कि मैं अपना पढ़ाई कर सकूँ और एक व्हीलचेयर जिससे कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ। दोनों चीज़ें दोनों दोनों चीज़ों ने मुझे ताकत दी। फिर धीमे-धीमे यूपीएससी के बारे में पता लगा 2019 में, तो फिर मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया, यूपीएससी के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने एनसीईआरटी से शुरुआत की और मैंने पूरी एनसीईआरटी को पहली बार 6th से लेकर 12th तक ऑनलाइन ही पढ़ा। देन फिर हमारे कैंपस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था पीआई का। तब उस समय भी मुझे मौका मिला तो मैंने उस समय का सही उपयोग किया और पूरा समय लाइब्रेरी में दिया। जो भी अध्ययन मुझे करना था, जो भी सिलेबस कंप्लीट करना था, मैंने उस समय में किया। फिर उसके बाद में कोविड की महामारी आई, जिसमें कि हम लोग घर में फँस गए और जब घर में फँसे तो मैंने ये देखा कि मेरे फादर जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता हूँ। तो वो मेरे पिताजी मज़दूरी करते हैं और जब महामारी का समय था तो उस समय में लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। आपके पास काम के लिए कौन आएगा? कोई नहीं आता। उस समय मैंने ऐसा वक़्त देखा अपने घर के अंदर, मेरा ग्रेजुएशन भी उस टाइम पे कंप्लीट नहीं था। तो मैंने एक ऐसा वक़्त देखा है कि मेरी कंडीशन भी ये है कि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा और मैंने सिर्फ़
अपने घर की कंडीशन को नहीं देखा। मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा, मेरे उस टाइम पे मैं कंटिन्यूअसली अपना पढ़ ही रहा था, तो न्यूज़पेपर को मैं कंटिन्यूअसली फ़ॉलो कर ही रहा था। तो मैं जगह-जगह अखबारों में मैंने पढ़ा कि यहाँ ये समस्या है, यहाँ ये दिक्कत आ गई, यहाँ इतने लोग हैं कोविड की वजह से परेशान हैं, यहाँ लॉकडाउन में इतने लोग फँसे हैं, हज़ारों लाखों लोग पैदल चल रहे हैं, उनके पास हाँ, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, महामारी इतनी है, प्रशासन अपनी पूरी शक्ति के साथ में उन सबको सहायता पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कई मौतें भी हुईं। तो ये सभी चीज़ें जब मैंने देखी, इन सारी चीज़ों ने ही मुझे मेरी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ बहुत कुछ सिखाया। और जब मैं कैंपस आया, कैंपस आने के बाद 2021 में मैंने अपना पहला प्री का एग्ज़ाम दिया, जिसमें कि मैं असफल रहा। मुझे मुझे मालूम था उस टाइम पे कि जब भी मैंने जैसे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में गया, पेपर देखा, तो सवाल देख के मैं समझ गया कि नहीं, इस बार तो नहीं है, अगली बारी हो पाएगा। मैं चिल था, पेपर देखा, पेपर दिया, रूम पे आया, रूम पे आके दोस्तों के साथ में घूमने गया, मूवी देखी, वापस आए, खाना खा के सो गए। सुबह उठ के अच्छे मन से भगवान को याद किया, ईश्वर को याद किया, वो पूरा पेपर को एनालाइज़ किया। हमने पूरा स्ट्रैटेजी बनाया, मैंने मेरे दोस्तों ने मिलके, कि अब किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मेरा इकोनॉमिक्स में मेरा अगर मैंने 5 सवालों में से सिर्फ़ 3 ही ठीक किए हैं, 2 गलत किए हैं, तो इकोनॉमिक्स में मुझे कितना तैयार करना है, इकोलॉजी में कितना तैयार करना है, और हिस्ट्री कितना तैयार करना है, पॉलिटी कितना तैयार करना है। इस तरीके से प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाई, और स्ट्रैटेजी बनाकर फिर मैंने उसी स्ट्रैटेजी के तहत, मुझे पता था मेरे पास 1 साल का समय है और नेक्स्ट ईयर मुझे अटेम्प्ट देना ही है, और इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि फिर मेरा जेएनयू छूट जाएगा और घर पे मैम माहौल ऐसा है तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मुझे 1 ही साल था, टाइम था ही नहीं, आई हैव नो ऑप्शन। तो मैंने उस 1 साल में यूट्यूब की हेल्प से, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं जो कि फ्री में अवेलेबल हैं, और टेलीग्राम पर जो भी है, जो फ्री में अवेलेबल है बच्चों के लिए रिसोर्सेज़, और जो टीचर्स हैं और टॉपर्स ने जो गाइडेंस दी, जो रेफरेंस बुक बताए, जो आर्टिकल्स बताए, वो देखते रहे। और एक तरह से एक सेल्फ स्टडी। या एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक सेल्फ स्टडी कंटिन्यू मैंने अपना किया, और मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ दिया। अ, जैसे कोई न्यूज़पेपर है, मैंने पूरा पढ़ा, उसमें से मुझे आर्टिकल लगा कि ये आर्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि इस आर्टिकल को आप लोग पढ़िए और इसमें से जो की पॉइंट्स हैं वो मुझे बताइए। तो मेरे दोस्तों ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। मेरा पीयर ग्रुप जो है, मोस्टली कुछ लोग का ड्रीम है कि कुछ लोग रशिया जाना चाहते हैं, कुछ लोग का अच्छा, आपको लैंग्वेज भी आती है? मैं रशियन लैंग्वेज का छात्र हूँ जेएनयू से, और मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स जो है रशियन लैंग्वेज से ही कर रहा हूँ, और मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्ज़ाम दिया था रशियन लैंग्वेज से पीएचडी के लिए, तो मेरा वो भी क्लियर हो गया है, तो मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए भी एलिजिबल हूँ। जी, और प्रोफ़ेशन के साथ-साथ प्री दिया, फिर मेंस दिया। इसी बीच में जेआरएफ का प्रिपरेशन करके जेआरएफ दिया, और इंटरव्यू से ठीक 20 दिन पहले रिज़ल्ट आया। जब जेआरएफ का रिज़ल्ट आया तो मुझे एक मजबूती और मिली, मुझे लगा कि अब तो मंज़िल दूर नहीं है। फिर मैंने और खुश होकर और अच्छे मन से अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया। मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक्स भी दिए, और ऑनलाइन मॉक भी मैंने दिए, जितना कि मुझे मेरे मेंटर बताते गए, मेरे जेएनयू के प्रोफ़ेसर्स हैं, वो मुझे कंटीन्यूअसली गाइड करते रहे कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो मेंटरशिप मुझे अच्छी मिली, एटमॉस्फेयर मुझे अच्छा मिला, और मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, तो मेरा इतना पैसा भी नहीं खर्च हुआ, क्योंकि मैंने रिसोर्सेज़ जहाँ से मुझे फ्री में अवेलेबल हो सकते थे, चाहे वो यूट्यूब रहे या बुक्स रहे या लाइब्रेरी रहे। जेएनयू की लाइब्रेरी में तो शायद ही कोई किताब ऐसी हो जो कि ना हो, तो वहाँ से भी मैंने बुक्स लिए, और मैंने अपना 24 अप्रैल को इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल तो मेरे ज़िले से था। ज़िले के बाद में फिर मैनपुरी। जी, जिला मैनपुरी से मैं आता हूँ, मेरे वहाँ से सवाल थे, जेएनयू से सवाल थे, मेरे पर्सनल लाइफ़ से भी 1-2 सवाल थे, और पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से 2-4 सवाल थे, और इंटरव्यू बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत सिंपल, आसान-आसान से सवाल पूछे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने पहला ही सवाल पूछा था कि आप अपने शहर के बारे में बता दीजिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, उसको जिस जगह वो रहता है, उस जगह के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे एक नागरिक होने के साथ-साथ हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हम अपने देश के बारे में, या देश के बारे में नहीं पता तो हमें हमारे राज्य के बारे में पता होना चाहिए।
आपको राज्य के बारे में नहीं पता तो अपने शहर के जो जिले के बारे में तो पता होना चाहिए कि उसकी क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, क्या ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है ना? आपके यहाँ कौन-कौन से जो स्पीशीज़ हैं, है ना? कोई आर्कियोलॉजिकल साइट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ये एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। वही वो पूछते हैं। हम मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? तो इंटरव्यू में वो वही पूछते हैं जो आप उनको बताते पूछने के लिए। आप हमको जब भी मेंस क्लियर होता है फिर हमको एक डेप फॉर्म भरना होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसमें हम सारी बातें बताते हैं। उसमें सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप अपना नाम बताइए, आप अपना हॉबी बताइए, आप अपना बैकग्राउंड बताइए, आप अपने जो अचीवमेंट सब सारे उसी के बताइए। इर्द-गिर्द रहता है जी, पूरा इंटरव्यू। और पूरा इंटरव्यू उनको सब पता रहता है। उनको पता है कि बच्चा जो भी आ रहा है वो मेहनत करके आ रहा है। यूपीएससी में प्री क्रैक करना, मेंस क्रैक करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग बच्चे मेहनत करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कि आखिरी अटेम्प्ट तक प्रयास करते हैं और उनका प्री नहीं निकलता। तो मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ कि मैंने भी प्रिपरेशन की है, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं था। मेरा बस ये था कि 1 या तो 2 हद से हद 3 और फुल एफर्ट है, दूसरे में लगा ही देना है। अगर नहीं भी हुए, बाय चांस नहीं भी हुए, कोई बात नहीं। मैं अपना जीआरएफ निकाल लिया था मैंने, मेरा पीएचडी में एडमिशन हो ही जाता। तो फिर मैं पीएचडी के साथ-साथ फिर से देता अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट तो नहीं छोड़ता जब तक नहीं बनता, क्योंकि बनना ही यही था, सपना ही यही था कि हाँ, कुछ करना है और कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ देश के लिए करना है, कुछ बच्चों के लिए करना है, कुछ अपने लिए करना है। और जितना मैं नाम जीनू का जिस ऊंचाई तक पहुंचाने का मेरा सपना है, मेरे देश को पहुंचाने का सपना है, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं जैसे कि मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक्स में जाना चाहता हूँ। ओलंपिक्स में मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूँ और व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ और स्विमिंग करना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं और मैंने मैम यूट्यूब पर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल और आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहें वहाँ अवेलेबल है। और मैंने बहुत सारे खेलों के बारे में पैरा ओलंपिक्स में मैंने देखा है, तो मुझे शायद ही 1-2 गेम ऐसे हैं जो कि मैं नहीं खेल सकता हूँ बिकॉज़ ऑफ माय लिमिटेशंस, फिजिकल लिमिटेशंस। बाकी बहुत सारे गेम है मुझे खेलने अभी सीखना है और मुझे लवासना जाना है, वहाँ तो वैसे भी बहुत कुछ सीखूँगा मैं। लवासना इज़ अ ड्रीम आई ऑलवेज़ से। हाँ, या लवासना तो मैम लवासना की दीवार के बाहर एक लाइन लिखी है, आप तो कभी समय मिले तो आप देखिएगा, उस पे लिखा है शीलम परम भूषणम। हम लोग प्रिपरेशन तो करते हैं, हम लोग चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो हम याद कर लें। 1947 में हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, ये हम याद कर लें। इसको याद नहीं करना, इसको समझना है कि हम 1947 में ही क्यों आज़ाद हो पाए, उससे पहले क्यों नहीं हो पाए, उससे बाद में क्यों नहीं हो पाए। आप रीजन्स जानेंगे तो फैक्ट ऑटोमेटिकली आपको याद होते चले जाएँगे। मैं भी पहले सोचता था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, पहला बैच जो मैंने प्री दिया अपना, तो उस समय मुझे भी ये लगता था कि प्री में तो फैक्ट्स पूछे जाते हैं और इस बार का पेपर आया तो उसमें भी बच्चों ने बताया कि बहुत सारे फैक्ट्स पूछे गए। तो फैक्ट्स आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे फैक्ट्स आप याद करिए, लेकिन समझ के याद करिए। अगर आप समझ के चीज़ों को याद करते हो तो आपको ऑब्वियसली पता रहेगा। आप अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक तरीके से पढ़ेंगे और आप फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझेंगे, तो आपको पता रहेगा कि आपके क्या-क्या अधिकार हैं, आपकी क्या-क्या सीमाएँ हैं। आप डीपीएसपी जब देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो आपको ये पता लगेगा कि राज्य के क्या-क्या कर्तव्य हैं, राज्य हमारा क्या कर रहा है। आप एक जिम्मेदार नागरिक को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और एस्पिरेंट होने के नाते आप एक पोस्ट के लिए, आप एक ऑफिसर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपको आपके संविधान के बारे में पता होना चाहिए। आपको आपके देश के बारे में पता होना चाहिए, आपको शहर के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी जानकारी बहुत ज़रूरी है और मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान चीज़ों को सीखा है, मैंने चीज़ों को याद नहीं किया। मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि जानकारी भले ही थोड़ी रखो, लेकिन 100% एक्यूरेट रखो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 20 किताबें पढ़ो, 4 पढ़ो, सच्चे मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जैसे आपने कहा कि जानकारी रखो, जितनी भी रखो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये हम यूपीएससी इंटरव्यू की स्पेसिफिकली बात करें, हो सकता है कि वहां पर हर किसी को 100 में से 100 जवाब आते हों, ऐसा नहीं होता है। जी बिल्कुल। लेकिन
आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति थ्रू आउट द इंटरव्यू आई जब आपको लगा कि इस सवाल का जवाब आई एम नॉट श्योर, मुझे बता हाँ, देना चाहिए कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस? हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे कि एक पॉलिसी को रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे नहीं उसमें ज़्यादा पता था, तो मैंने सीधा सा स्माइल करके बोल दिया कि सॉरी मैम, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं आता। उनको स्पेशलाइज़ेशन नहीं चाहिए, ठीक है? उनको स्पेशलिस्ट चीज़ों नहीं चाहिए, उनको अगर डॉक्टर बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने एमबीबीएस एम्स खोल रखा है। उनको अगर इंजीनियर चाहिए, तो उसके लिए इंजीनियरिंग सर्विस ऑलरेडी है। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो कि एक सामान्य व्यक्ति की भावनाओं को समझे, उनकी समस्याओं को समझे, उनकी समस्याओं का समाधान निकाले, है ना? उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि चीज़ों को समझ सके। अगर कहीं भी कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है, तो क्या एक जो अधिकारी हम जो चुन रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम एक समाज सेवा के लिए, एक सिविल सेवा के लिए हम चुन रहे हैं, तो क्या व्यक्ति वो ज़िम्मेदार है उसको सँभालने के लिए? पैनल में जो भी मेंबर्स रहते हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। उन्होंने अपनी लाइफ़ का एक अहम हिस्सा इस देश को दिया है, और वो यही चाहते हैं कि वो ज़िम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दे के जाएँ जो उस ज़िम्मेदारी को सँभाल सके। हम देखते हैं कि 2500 बच्चों मोर देन 2500 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 933 का ही हुआ, है ना? तो हमें ये क्यों है? क्योंकि मेहनत तो मैम सभी ने बराबर की, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये नहीं लगा होगा कि नहीं, अभी शायद इस व्यक्ति को थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। शायद अभी ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए अभी और थोड़ा इसको और मेहनत करना है, और थोड़ा संघर्ष करना है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो अभी कल की ही बात है, मेरे रूम पे कैंपस का ही एक बच्चा आया और बहुत परेशान था। आके मेरे पास बैठा और मुझसे बोलता है कि भैया एक सवाल पूछना है। मैंने बोला हाँ पूछो, तो बोला है कि आपने एमए के साथ-साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन मतलब कैसे किया? ये मुझे ट्रिक बता दीजिए। तो ना बाबू, कोई ट्रिक नहीं है। ये आपकी ज़िम्मेदारियाँ ही आपके ट्रिक बन जाते हैं, आपके सपने ही आपके ट्रिक बनते हैं, आपका मैनेजमेंट ही आपका ट्रिक बनता है। अब हम बहाना ढूँढ लेते हैं कि मुझे असाइनमेंट्स भी देने हैं, क्लासेस भी करनी है और बाहर भी जाना है, दोस्तों को भी समय देना है, फैमिली को भी टाइम देना है। अब इस बीच में मैं तैयारी कैसे करूँ? तो आई डोंट नो। मैंने इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए मैनेज किया है, और मैंने इन्हीं के बीच से रास्ते बनाए हैं, और आज देखिए मेरे पास क्या नहीं है। मेरे पास माँ-बाप का प्यार है, मेरे दोस्तों का प्यार है, पूरा भारत देश खुश है, और मैंने उस कामयाबी को बनाया है इसी के साथ चलते-चलते कि ये ऊँचाई पर मैम मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज मेरा इतना सम्मान है। आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और ज़रूर देखिए मैम, आने वाले समय में बच्चे जो हैं बहुत प्रेरित हैं, और मुझे उम्मीद है कि शायद जो मेडल्स मैं नहीं ला पाऊँगा, वो भारत के बच्चे हैं वो लेके आएँगे। नहीं, लेकिन आपने सपने तो बताए, बाहर ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने के, वहाँ शामिल होने के सपने, वो आगे आएगा, वो दौर भी आएगा जब सूरज जी आप सिर्फ यूपीएससी तो अभी शुरुआत है और आगे आगे बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन यूपीएससी इंटरव्यू को लेकर बहुत दिलचस्पी रहती है। आपने कहा कि पर्सनल लाइफ से जुड़े भी सवाल पूछे गए। क्या पूछा गया एग्जैक्टली? यही था कि पर्सनल लाइफ़ से जुड़े हुए के उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा कि सूरज, हम जानते हैं कि आपकी मदद हर किसी ने की है। हर कोई आपके साथ खड़ा हुआ है। अ, आप जिस अ, रास्ते पर चल रहे हैं, यहाँ पर सब साथ देते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो आपसे अलग हो। लेकिन इन सभी लोगों में अगर आपके घर में ही अगर स्पेसिफिक किसी एक पर्सन को चुना जाए जिसने आपके साथ बहुत मेहनत की है, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? उन्होंने इंग्लिश में पूछा था। तो मैंने मैम मुस्कुराए बोला कि सबसे पहले जो मेरे साथ इंसान खड़ा है वो मेरी माँ है, और मेरी माँ ने जितना संघर्ष किया है, मेरी माँ ने जितनी मेहनत की है, शायद जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने सहा है, इतना शायद मैंने भी नहीं सहा। एक माँ के लिए उसके बेटे का जीवन पूरा दाँव पे लगा हुआ है, कोई रास्ते नहीं है, संघर्ष करना है और बेटे को ही करना है, और वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने शिक्षित नहीं है। हाँ, वो कम पढ़ी-लिखी हैं, उनको पता ही नहीं है, वो चाह के भी कुछ मेरी मदद नहीं कर पा रही हैं, है ना? तो मेरे लिए मेरी माँ सबसे पहले आती हैं, और उन्हीं का ऐसा सहारा था कि आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हैं। माँ तो माँ है और ओ, मतलब शब्दों में जैसे आपने कहा कि बयान नहीं कर सकते कि जो सपोर्ट आपके पेरेंट्स का रहता है, खास तौर पर माँ का सपोर्ट बहुत ही जरूरी हो जाता है, और वो भी परिस्थितियां जब मुश्किल हो, वो टेस्टिंग टाइम जब हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे जुड़ी एक बात ये कि जब एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में आपने काफी बार बताया है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ उस वक्त आपकी मनोस्थिति कैसी थी, और आपने कहा माँ की, वो मनोस्थिति, मन में क्या कुछ चल रहा था उस वक़्त? नाउम्मीदी हो रही थी कहीं न कहीं? हाँ, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे जब मुश्किल पड़ाव आते हैं तो मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, मैं भी जन्म लिया हूँ, मैं भी तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था अपने आप को खड़ा करना, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, क्योंकि चैलेंजेस हर किसी के सेम नहीं होते, मेरे चैलेंजेस अलग थे। और अपने आप को हर बार समझाना कि नहीं ये नहीं होगा, ठीक है? कोई बात नहीं, आगे अच्छा करेंगे। लेकिन एक के बाद एक ट्रेजेडी होते रहना तो व्यक्ति हर बार टूटता है, लेकिन जब गिरोगे तभी तो उठोगे और जब उठोगे तभी गिर पाओगे। इस सफ़र में गलतियाँ भी बहुत हुई, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं हुई। बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन मैंने हमेशा ये इंश्योर किया कि एक गलती मुझसे दोबारा ना हो। और मुझे आज दिन तक मैंने जो भी किया, उम, मुझे मेरे डिसीज़न पर हमेशा ही प्राउड है कि मैंने जो भी डिसीज़न लिए, हमेशा सही लिए। और शायद संघर्ष ऐसा नहीं है कि मैम अभी खत्म हो गए हैं, अभी तो एक पड़ाव पार किया है, अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है और पड़ाव और भी आएँगे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे माँ-बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे पूरे भारत देश का, मेरे भारत देश के लोगों का, दुनिया का, सबका प्यार और आशीर्वाद मैं मेरे ऑलरेडी साथ एक है। अफ़सर देख रही हूँ यहाँ पे। जी, तो मैम सबका प्यार है, आगे जो भी चैलेंजेस आएँगे, मैं उनको फेस करने के लिए तैयार हूँ और अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और प्रशासन मेरे साथ-साथ है, मैं एक प्रशासन का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है, भगवान का आशीर्वाद है कि सबका साथ होगा और सबका ही विकास होगा और जो हमारा सपना है, वसुधैव कुटुंबकम का जिसको हम लेकर चल रहे हैं, हमारा जो एक ड्रीम है, हम उसको पूरा करेंगे। अच्छा, आपने पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी की। इस बीच आप वीडियोज़ देखते थे, कई टीचर्स के जो अच्छे खासे लर्नेड प्रोफेशनल्स हैं उनके इंटरव्यूज़ देखा करते थे। विकास दिव्य कीर्ति सर आपके इंस्पिरेशन थे? हाँ, विकास दीदी कीर्ति सर के बारे में जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो बहुत से बच्चों ने बोला कि मुझे कोचिंग जॉइन करनी चाहिए। तो पहले तो मैम मेरे लिए एक जेन्युइन ही एक सरप्राइज़ था। मुझे मेरी लाइफ़ में मिल जाना, एक रास्ता मिल जाना कि हाँ, अब इससे ही मुझे मेरी मंज़िल तक जाना है। देन प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए लोगों ने बोला कि नहीं, आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाओगे और आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करने पड़ेंगे। तो मैं 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया भी हूँ दिल्ली के अंदर, लेकिन मैंने देखा मैम कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो फ्रेंडली नहीं है। कहीं पर सीढ़ियाँ हैं, कहीं पर मैं एक जगह गया और वहाँ पर 4 लोग मुझे उठा के ऊपर लेके गए। वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी। मेरा मैम आइडिया ही यही है कि मैं एक यूनिवर्सल डिज़ाइन के लिए काम कर रहा हूँ और हर कहीं पर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि यहीं पर हमने देखा क्या 2 लोगों ने व्हीलचेयर को उठाना पड़ा। तो हर जगह ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। और कई हम जानते हैं कि, क्योंकि मैंने आपसे सवाल विकास सर को लेकर किया हाँ, हाँ। जी, जी। कि कहाँ, मतलब वो इंस्पिरेशन पहली बात तो कहाँ से आई? क्योंकि मैंने आपको कहीं कहते सुना कि कोई रील थी, आप हाँ, हाँ, हाँ। कौन-सी रील थी वो? मतलब वही है ना कि उन्होंने बोला हुआ कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो वो मेरा पहला रील था, जो कि मैंने उनका देखा हुआ था, वो मुझे काफ़ी सुंदर लगा। वो काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, काफ़ी हम्बल व्यक्ति हैं और जब मैं पहली बार उनसे मैं मिला, तो मेरा मतलब ड्रीम था जब भी मैं सर को पहली बार देखूँ तो सर को मैं मुस्कुराते हुए देखना चाह रहा था और जब मैं सर को देखा तो सर के चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ-साथ में इतना गर्व था
वो बहुत खुश थे जब वो मुझसे मिले, और मेरे लिए भी एक बड़ा अ, इतना बड़ा मोमेंट था कि मैं जो सबका इंस्पिरेशन होता है, मेरे भी एक आइडियल है सर। मैं सर के मोस्टली जो भी वीडियोस मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि यूट्यूब पे फ्री में एक्सेस है, मैंने वो सारे वीडियोस सर के देखे हैं। मैंने और भी टीचर्स के वीडियो देखे हुए हैं। तो सर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सर बिहाइंड द सीन सर ने काम किया है, बिना ही उनको उनको खुद नहीं पता कि उनका रोल मेरी लाइफ में क्या है। और अगर वो थे, इसलिए प्रिपरेशन में भी मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। उन्हीं के मैंने एथिक्स के लेक्चर टेलीग्राम से डाउनलोड करके मैंने पढ़े, और उसमें मेरे एथिक्स में 113 नंबर हैं। तो विकास जी कीर्ति सर का तो मैं धन्यवाद जैसे शब्द तो बहुत छोटे हैं। मैं सर का मेरे लिए बहुत ऊँचा सम्मान है और हमेशा ही रहेगा। और मैं चाहूँगा कि सर भी अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरीके से बच्चों को जाने और अनजाने बाँटते रहें, ताकि और भी सूरज हैं जो चमकते रहें और दुनिया को रोशन करते रहें। मतलब यूँ कहें कि आप उनके विकास सर के स्टूडेंट नहीं होते हुए भी स्टूडेंट थे आप उनके, जी, मैं और ऐसे उन्हें पता भी नहीं था। जी, 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 जी। हमारे स्टोरी में एक हम स्टोरी पढ़ते हैं एकलव्य और द्रोणाचार्य की। तो मैं उनका एकलव्य हूँ, हालाँकि उन्होंने मेरा अंगूठा नहीं माँगा है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत उम्मीद दी है, अच्छे जीवन की शुभकामनाएँ दी हैं, लेकिन वो मेरे द्रोणाचार्य हैं और हमेशा ही बन के रहेंगे। और आपने कहा कि एकदम दीवार बनकर पीछे खड़े रहे जी, आप। जी, जी, बिल्कुल, उन्होंने मुझे उनके सारे वीडियो जो भी उन्होंने फ़िलॉसफ़ी जी। के डाले हों, या फिर जो भी वो उन्होंने लोग कोविड के टाइम में वीडियोज़ डाले, तो वो सारे वीडियोज़ मैंने देखे, उन्हीं से नोट्स बनाए, उन्हीं से एक आइडिया क्रिएट हुआ। हम स्टूडेंट्स हैं मैम, हमारा काम है सीखना, और सीखने के लिए हमको किसी न किसी को अपना आइडियल बनाना होता है। और जब आपको गुरु ही ऐसा मिल जाए, जी। विकास सर जैसा, तो फिर मंजिल तो दूर नहीं होनी चाहिए। जी। अच्छा, एक बात पता नहीं, अगर गलत हूँ तो आप करेक्ट करिएगा कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड से आप फेल हुए थे। जी, जी, जी। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि ये किसी को समझ नहीं आ रहा बात। नहीं, एक्चुअली क्या था कि मैंने अपना स्कूलिंग जो है 1 से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुरावली से ही, कुरावली मेरा टाउन है, मैंने वहाँ से किया था, तो 8वीं तक मैंने वहाँ पढ़ा। लेकिन हमारे कुरावली में उस समय पर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, और उस समय मैं पढ़ने में अच्छा था, तो मम्मी का सपना था कि मैं आगे चल के इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, कुछ बड़ा बनूँ, मेहनत करूँ, पढ़ाई के थ्रू जाऊँ, और उनको ऐसा लगा कि इंग्लिश इज़ द बेटर वे टू अचीव अ बेटर गोल। सही भी था, और मैं पढ़ने में भी ठीक था, तो फिर मैंने 9th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में मैनपुरी में एडमिशन ले लिया, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ मैंने 9th, 10th, 11 3 साल अच्छे से पढ़ा, लेकिन फीस ज़्यादा होने की वजह से, और कुछ हमारे घर की पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थी। तो रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मैंने पढ़ाई पर उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाया, और ध्यान नहीं दे पाए तो वो तो पढ़ाई है, आप ध्यान नहीं देंगे तो आप फेल हो जाएँगे। और तो मैं जानता था कि मेरी गलती है, इसलिए मैं फेल हुआ हूँ, और मैंने फिर दोबारा से यूपी बोर्ड से फिर अपना 12th किया, स्वामी संपूर्णानंद इंटर कॉलेज से, और 12वीं में मेरे 72% नंबर आए। इस तरीके से मैंने अपना 12वीं किया। अच्छा, क्योंकि आपको रशियन लैंग्वेज भी आती है, कुछ सिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अ, मैं आपके दर्शकों को मैम, रशियन में एक कहावत कही जाती है, पका इव्लियाइचिस नजियुश, तो इसका मतलब होता है आई विल आल्सो ट्राई टू लर्न दैट। पका, पका इव्लियाइचिस इव्लियाइचिस, इव्लियाइचिस इव्लियाइचिस, नजेयुस। नजेयुस। हाँ, पका मतलब होता है कि बाय बाय, या फिर ओके, टिल। पका मतलब एक कॉमन वर्ड है, जैसे इंग्लिश में होता है सो, ऑन, तो उनके कई सारे एक प्रीपोजिशन जैसा है पका। तो पका इव्लियाइचिस मतलब जैसे कि हम लोग में बोलते हैं बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग करके होते हैं, तो इव्लियाइचिस का वो मतलब होता है। एंड नजेयुस का मतलब होता है होप। तो ओवरऑल इसका सेंस ये रहता है कि जब तक आप हैं तब तक उम्मीद है। अच्छा। जी, तो रशियन का ये काफ़ी फ़ेमस फ्रेज़ है, मुझे राइटर ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा हुआ है, तो मुझे ये याद है। तो मैं लोगों से भी यही कहता हूँ कि जब तक आप हैं, तब तक उम्मीद है, उम्मीद नहीं हारनी है, और ज़िंदगी है, कष्ट आएँगे, प्रॉब्लम्स आएँगे, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। आप रोते रहेंगे तो आप रोते रहिए, दुनिया में कोई नहीं सुनने वाला। अगर मेरे साथ इतने सारे ट्रेजेडीज़ हुए,
अगर मैं रोता रहता और मैं ये सोचता कि अब मैं क्या करूँगा? अब मेरा जीवन कैसे चलेगा? तो मेरा शायद जीवन नहीं चलता और शायद आज मैं होता भी नहीं। लेकिन मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझे लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है और जब तक जो चाह रहा हूँ वो नहीं होता है, तब तक मुझे अंदर से चैन नहीं आता है। मुझे आगे बढ़ना था, मुझे जेएनयू के बारे में पता लगा, मैंने जेएनयू के लिए मेहनत किया, मैं जेएनयू आया। जेएनयू आके मुझे यूपीएससी का मुझे पता लगा, मैंने यूपीएससी का मेहनत किया और आज मुझे खुशी है कि मैं यूपीएससी में 917 रैंक लाकर मैं एक आईएएस बना हूँ और अभी मैं मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, तो आगे चल के पता नहीं, मुझे अगर पता लगेगा और भले ही रास्ता कितना मजबूत क्यों ना हो, अगर मुझे पता लगेगा और उससे एक अच्छा संदेश जो समाज को जाएगा, है ना? जो मेरे देश को आगे लेके जाएगा, तो मैं उस सफलता को पाने के लिए भी पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, जेएनयू का आपने काफ़ी ज़िक्र किया और रैंकिंग्स में भी हमने देखा जेएनयू हमेशा अच्छे पायदान पर दिखाई देता है। जेएनयू से जुड़ा हुआ सवाल यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया आपसे? जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो अ, एक मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि सूरज, हमारे रिलेटिव्स हैं कुछ, वो जेएनयू में पढ़ते हैं, तो हम जेएनयू को जानते हैं और जी। हमारा सवाल ये है कि जेएनयू कंट्रोवर्सी में क्यों रहता है? तो उन्होंने जवाब भी पहले बताया और सवाल भी बाद में पूछा। तो मैंने उनको बोला कि सर, जेएनयू एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बच्चे अपने सपनों को बुनते हैं और बुनने के बाद में उनमें सफल भी होते हैं। जेएनयू में आकर बच्चे अपने अधिकारों को जानते हैं और जब अधिकार उनको लगता है कि जब उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कुछ मीडिया पर्सन्स हैं, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल आइडियोलॉजीज़ के लिए कुछ पॉइंट्स को पिकअप करते हैं और उनको नेगेटिवली मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं और उसका मिस इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो मीडिया में एक नेगेटिव इमेज जैसा कुछ जेएनयू का बना देते हैं। लेकिन मैं जेएनयू 5 साल रहा हूँ मैम। मैं जेएनयू जब आया था, मुझे वो दिन याद है और आज मैं जेएनयू में हूँ और मैं कुछ दिनों के बाद जेएनयू छोड़कर जाऊँगा। तो मैं जानता हूँ मैंने जेएनयू को जिया है। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो मेरे प्रोफ़ेसर्स हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो जिस दिन से मैं जेएनयू आया था और जब तक मैं जेएनयू छोड़ के जाऊँगा, तो जितने भी दिन मैं जेएनयू में रुका हूँ, तो वो मेरे हर दिन के हिसाब से गिनती करेंगे और उतने ही पौधे पूरे जेएनयू में लगाएँगे। अरे वाह! जी, तो मैम ये जेएनयू ने मुझे सिखाया है और जेएनयू मैम इज़ जस्ट लाइक अ हेवन। आप आइए और सीखिए और जानिए। मैम जानना ज़रूरी है। हमारे यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर जो भी समस्याएँ हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि हमको अवेयरनेस नहीं है। हमको पता नहीं है चीज़ें। मुझे मैम एक्सीडेंट के बाद में जेएनयू का पता लगा और जेएनयू आने के बाद में यूपीएससी का पता लगा। अगर मुझे पहले से ही यूपीएससी और जेएनयू का पता होता जब मैंने 12th किया था, तो शायद मैं जभी से ही यूपीएससी और जेएनयू के प्रिपरेशन में लगा हुआ होता। लेकिन कॉज़ ऑफ अनअवेयरनेस, है ना? कॉज़ ऑफ एनवायरनमेंट के वहाँ एक एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, वहाँ पे हमारे यहाँ अ, ग गरीबी होने की वजह से, शिक्षा का उस तरीके का प्रभाव ना होने की वजह से, हम लोग फिर काम का सोचने लगते हैं कि अब कमाना है, छोटा-सा घर बनाना है, छोटी-सी गाड़ी लेनी है, छोटी-सी नौकरी लग जाए, भले ही प्राइवेट लग जाए, गवर्नमेंट लग जाए, अच्छी सैलरी मिले, अच्छी शादी हो जाए। तो यही सब हमारे यहाँ के ड्रीम रहते हैं। लेकिन एजुकेशन को लेकर जो एक ड्रीम होना चाहिए, जो मोटिव रहना चाहिए बच्चों के अंदर, वो हमारे यहाँ उतना नहीं था। लेकिन यही चीज़ मुझे लेके आनी थी। मेरा ड्रीम ही यही था कि मुझे समाज में वो लहर लेके आनी है, वो शिक्षा की लहर लेके आनी है कि हर बच्चे के हाथ में कलम हो और वो गर्व से लिखना जानता हो, सीखना जानता हो, पढ़ना जानता हो। और मैम लाठी तो हर कोई उठा लेता है। मेरे हाथ-पैर नहीं हैं, मैं लाठी नहीं उठा सकता। मेरी 3 उँगली हैं, मैं कलम उठा सकता हूँ और इतिहास को लिख सकता हूँ और मैंने इतिहास लिखा है। मैं यही बच्चों को कहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, आपके पास जितना है वो मोर देन इनफ है एंड यू कैन डू एवरी पॉसिबल थिंग दैट यू वांट टू डू एंड आई होप वन डे एवरीवन विल बी दैट एवरीवन वांट। जी।
और मतलब आई एम इंस्पायर्ड माई सेल्फ लिसनिंग टू यू। मैं चाहती हूँ कि लोग देखें, लिखें वो क्या फील करते हैं, क्योंकि मैं तमाम इंटरव्यूज में ऑलरेडी देख चुकी हूँ, पीपल आर ऑलरेडी सो मूव्ड एंड इंस्पायर्ड। लेकिन ये भी बताना लोगों को जरूरी है कि सिर्फ इंस्पायर होने से काम नहीं चलेगा, उसके नहीं, आगे अगला स्टेप भी उनको खुद लेना पड़ेगा हाँ, अपने। बिल्कुल। कुछ लोगों ने मुझसे में बच्चे मिले तो उन्होंने बोला कि भैया आप हमारे संपर्क में बने रहिएगा, गाइड करते रहिएगा। हाँ, मैं स जिन-जिन लोगों से मैं बोला हूँ, मैं सभी के संपर्क में रहूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ये कहना है कि मैं आप लोग के लिए एक एग्ज़ाम्पल बना हूँ। जी। आप लोग हमेशा ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े। मैं सभी के लिए हूँ। मैं मैंने आईएएस क्लियर किया है। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहा हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं हर किसी की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करूँ। ये मेरा पहला दायित्व रहेगा और मैं सभी की सेवा के लिए हाज़िर हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है। लेकिन मैं हमेशा ये चाहूँगा कि जो भी लोग मुझसे इंस्पायर हैं, अगर वो रियल में मुझसे इंस्पायर होंगे तो मैं उन्हें कभी मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपना रास्ता खुद बनाएँगे, खुद अपनी मंज़िल तय करेंगे और मंज़िल पे जाएँगे भी। और जाने के बाद में वो भी बहुत कुछ कर पाएँगे। मैम, हर फ़ील्ड में हर एक यूनिक टैलेंट छुपा बैठा है, एक स्किल छुपी बैठी है, बस उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, बस उनको थोड़ी-सी हिम्मत देनी है और मैं बस वही देने आया हूँ। मैं हर उस सूरज को उस आसमान में पहुँचा के रहूँगा जहाँ से वो प्रकाश देकर पूरे सोलर सिस्टम को चमका सके। अच्छा, और कहते हैं कि जो मेहनत करता है ईश्वर भी उनका साथ देता ही है। तो आपका ईश्वर के साथ वाला क्या कनेक्शन है? मैम, आपने शायद एक लाइन सुनी होगी, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। तो जी। बिल्कुल, ईश्वर पे आपका भरोसा होना ज़रूरी है। गांधी जी ने भी बोला है कि व्यक्ति का ईश्वर पे भरोसा होना ज़रूरी है और ईश्वर को हमारी समझने की अपनी समझ है, हम ईश्वर को किस तरीके से समझते हैं। कोई भी ईश्वर हमें हिंसक नहीं बनाता है। हर ईश्वर हमें ये सिखाता है कि जो सम्मान हमारा है, वही दूसरों का होना चाहिए। ठीक है, हमारे कुछ यूनिक आइडेंटिफ़िकेशंस रहते हैं, यूनिक रिचुअल्स रहते हैं, यूनिक कल्चर रहता है, लेकिन कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि हम दूसरे का सम्मान ना करें। हर कोई सिखाता है कि हम अपने धर्म के सम्मान के साथ-साथ दूसरों का सम्मान करें, दूसरे को समझें, हर एक व्यक्ति को समझें और जितना हम अच्छा समझेंगे, हम उतना ही बेहतर एक समाज बना पाएँगे, उतनी ही बेहतर हम दुनिया बना पाएँगे। आखिर में ये पूछने के लिए पहले तो गुस्ताखी माफ हो, लेकिन जब ऐसे इंटरव्यूज में आप आते हैं, वैसे तो आप यूपीएससी इंटरव्यू दे चुके हैं, तो बिल्कुल गलत सवाल मैं पूछ रही हूँ, लेकिन नर्वसनेस होती है थोड़ी भी? जी मैम, क्योंकि वो हमारी लाइफ़ का ऐसा मोमेंट होता है कि अब हम क्या बोलेंगे हमें नहीं पता। वो 30 मिनट जो हमारा इंटरव्यू चलेगा, हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हमें नहीं पता होता है। और जो आज हम 30 मिनट बोलेंगे, उससे आने वाले मेरे 30 साल का फ्यूचर डिसाइड होगा। तो नर्वसनेस रहती है, मेरे अंदर भी थी, मैं बहुत मतलब इतना नर्वस नहीं था। हाँ, मन में भरोसा था। मैंने अपने भगवान को, अपने दोस्त को याद किया और उनसे बस यही दुआ की कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और मैं एक्साइटेड भी था क्योंकि मेरी लाइफ़ का ऐसा मोमेंट था, मैं उस मोमेंट को हमेशा याद रखना चाहता था। मैं जो भी मोमेंट जीता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का हर एक मोमेंट ऐसा रहे कि जो मुझे याद रहे। मैं कुछ भी नहीं भूलना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी कामयाबी के मोमेंट हैं, तो मैं उसी मोमेंट से बनेंगे। तो मैं थोड़ा नर्वस था, एक्साइटेड भी था और इंटरव्यू मेरा जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छा हुआ। सारे पैनल मेंबर्स काफ़ी खुश थे, सबने मुझे बेस्ट विशेस दिए और बहुत उन्होंने सवाल भी बहुत सुंदर-सुंदर पूछे और शायद उनकी मुस्कुराहट देख के मुझे उम्मीद भी थी कि हाँ, अब सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी इंटरव्यू देने के बाद में जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक माइंड में रहता है कि पता नहीं क्या होगा, अभी मंज़िल पास है या 1 साल और दूर है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता। 25 तारीख को मुझे लगा था कि रिज़ल्ट आएगा, लेकिन 23 तारीख को ही रिज़ल्ट आ गया। तो अचानक से रिज़ल्ट आया और अचानक से ही लोगों की बधाइयाँ, कॉल। मैं मैम सीख रहा हूँ और मुझे मुझे ज़्यादा नहीं पता, मुझे बहुत थोड़ा पता है और मैं सीख रहा हूँ। तो मैं स एकदम से अचानक से सबकी बधाइयाँ,
तो मैंने कोशिश की है कि मैंने सभी लोगों के फ़ोन उठाने की कोशिश की है। कुछ लोगों के फ़ोन में नहीं भी उठा पाए हैं, तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो गए कि अब तो भाई बड़े आदमी हो गए हो, फ़ोन नहीं उठाते हो। तो मेरा उन सभी से कहना है कि अगर मैंने किसी के फ़ोन में नहीं भी उठा पाए तो कोई बात नहीं। जब समय मिले 1 बार नहीं मिला 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, क्या ही है। अगर समय नहीं है तो हो सकता है कि जब अगली बार आप करें तो मैं आपको ज़्यादा समय दे पाऊँ, ज़्यादा आपके सवालों को जवाब दे लेकिन पाऊँ। ऊपर वाले को आप अपना प्रिय दोस्त बोलते हैं। जी मैम, ईश्वर हमारा दोस्त होना चाहिए। हम ईश्वर को मंदिर और मस्जिद और जहाँ कहीं भी हम उसको हमने जगह बना रखी है, हम वहाँ क्यों ढूँढने जाएँ? हमारा दोस्त हमारा ईश्वर रहना चाहिए। हमको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी या हम किसी डिप्रेशन में हैं या हमको कोई मोटिवेशन चाहिए, हमको कुछ भी हमको एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है जिससे कि हम अपने दिल की बात कह पाएँ। हम अपना सुख और दुःख दोनों बाँट सकें। अगर दोस्त ही नहीं होगा तो हम किससे बाँटेंगे और बाँटेंगे नहीं तो हम घुटते रहेंगे और घुटते रहेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएँगे और हम खुद के साथ-साथ समाज में भी एक नेगेटिविटी को पैदा कर देंगे। आप अपने ईश्वर को जिस ईश्वर में आपकी आस्था है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ईश्वर मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त का बहुत सम्मान करता हूँ और जितना मैं अपने दोस्त का सम्मान करता हूँ, उतना ही मैं दूसरों के दोस्तों का भी सम्मान करता हूँ। मेरे लिए सभी दोस्त बराबर होते हैं और मैं दोस्ती में कोई अंतर करता नहीं हूँ और अपनी-अपनी भावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मंदिर मत जाइए या फिर मस्जिद मत जाइए, जैसा कि मैंने बोला अपनी-अपनी श्रद्धा है। बस अप उसमें भरोसा रखिए कि हाँ, दुनिया में कोई हो ना हो, ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपके दिल में हमेशा बैठा हुआ है, वो अंदर से हमेशा आपको अगर नीयत अच्छी रहेगी तो अच्छा गाइडेंस भी देगा और उसके रास्ते पे चलते जी। रहिए और देखिए मैम सफलता मिलती है। जी। और जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं या कोई भी हो, जो हमें इस वक़्त देख रहा है, उनके लिए कुछ पंक्तियाँ आप बोलना चाहेंगे अंत में? विवेकानंद जी का एक कोट है, जी। मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बोला है कि उठो, जागो और जब तक नहीं रुको, तब तक कि सफलता ना मिल जाए। तो सफलता लेनी है, या तो आप खरगोश बन जाओ या कछुए बन जाओ। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप चलना शुरू करिए और हर किसी के पास मैं जानता हूँ कि हर क्षमता नहीं होती, लेकिन हर किसी के पास एक क्षमता ज़रूर होती है। आपको अपनी उसी क्षमता को पहचानना है और उसी को अपना एक टारगेट बनाना है। मुझे पता था मैम कि मैं कलम ही पकड़ सकता हूँ, तो मेरा टारगेट भी यूपीएससी मैंने बनाया और आज मैं सफल हूँ। जो व्यक्ति जिस भी किसी भी स्किल में निपुण है, आप अपनी स्किल्स को पहचानिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने टारगेट्स पता नहीं होते। बहुत से बच्चे मैंने देखे वो बोलते हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या करना है। मम्मी ने बोला कि डॉक्टर बन जाओ तो मैंने एमबीबीएस में आ गया, मम्मी ने बोला इंजीनियर बन जाओ तो मैं आईआईटी चला गया। अब ठीक है, बहुत सारे माँ-बाप होते हैं, हमेशा बच्चों का अच्छा सोचते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे माँ-बाप होते हैं, वो बच्चों को अपने अकॉर्डिंग तो वो प्यार देते हैं, लेकिन बच्चे उसको प्रेशर फ़ील करने लगते हैं। तो बहुत सारे माँ-बाप भी मुझसे खुश हैं कि मैंने आज इस कामयाबी पर आया हूँ। लेकिन मैं उन माँ-बाप से भी आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को समझिए। आपका बच्चा क्या चाहता है? हम जनरली क्या होता है हम समाज में हैं, हम समाज की सोचते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे वरना समाज में लोग क्या कहेंगे? हम ये नहीं बोलेंगे ना वरना समाज में लोग क्या करेंगे? हम इसके साथ नहीं जाएँगे वरना समाज में लोग क्या क्या कहेंगे? हम इस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, समाज में लोग क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि समाज एक ऐसा होना चाहिए कि वो लोग क्यों ही कहें और कहेंगे तो अच्छा कहेंगे। बुरे का ही इंटेंशन क्यों बनाएँ कि हाँ, कि समाज में बदनामी हो जाएगी इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। समाज में बदनामी हो जाएगी इसलिए हम किसी भी जो भी हमारे यहाँ समाज में प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, इविल चीज़ें हैं, हम अ, हम उनको करने लगते हैं, चाहे वो अनटचेबिलिटी की बात हो या फिर इनइक्वालिटी की बात हो या किसी भी बात कोई भी बात हो जो कि हमारे संविधान द्वारा जिनको प्रोहिबिटेड किया गया है, हम उन चीज़ों को आज भी कर रहे हैं, आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, आज भी हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। हम हमको यही चीज़ जो है निकालनी है, हमको जानना है, हमको मैम मेरा मानना है कि अगर एक माँ-बाप अपने बच्चे को नहीं जान पाता, मैं जिस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक पर्सन थे एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल पर्सन माँ-बाप के इकलौते थे, शायद वो डॉक्टर प्रोफ़ेशन में थे।
जितना कि मैं याद कर पा रहा हूँ हरियाणा के की कहानी है ये। तो इकलौते थे वो। लेकिन वो डॉक्टर बने, उनके माँ-बाप का डॉक्टर बनने का मन था और वो डॉक्टर नहीं बन पाए और उनको कुछ और करना था। माँ-बाप ने प्रेशर दिया कि नहीं हमारा सपना है, हमारे सोसाइटी में, हमारे परिवार में सब वही बने, वही बनना है और उन्होंने मैम जाके ट्रेन के आगे खड़े होके सुसाइड कर लिया। ही इज़ वेरी सक्सेसफुल मैन और जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी, तो मुझे लगा कि ऐसी सक्सेस का क्या फ़ायदा, कि व्यक्ति खुश ही नहीं है। आज मैं मैम यहाँ इतनी कामयाबी पर बैठा हूँ और अगर मेरे ही अपने अगर मुझसे खुश नहीं है, तो मेरी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं। या फिर जो मैं बना हूँ, वो मेरी जो मैं बना हूँ उससे मेरे माँ-बाप खुश नहीं है ना? या फिर मैंने उनका जो डिज़ायर था वो पूरा नहीं किया तो इस कामयाबी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन माँ-बाप को भी समझना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। अब वो मैम ज़माना चला गया, जब पहले टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, साइंस एंड डेवलपमेंट इतना रिसर्च नहीं किया था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमें सही गाइडेंस देता है, हमको सही तरीके से बताता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे अधिकार नहीं हैं। तो बस मैं यही बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप जानिए, आप अपनों को जानिए, मैं बच्चों से भी कहूँगा कि आप भी अपने माँ-बाप को जानिए, माँ-बाप से भी कहूँगा कि बच्चों को जानिए, उनको दोस्त के जैसे ट्रीट करिए, उनसे पूछिए और उनको हमेशा यही सिखाइए कि संस्कार क्या है? एक सम्मान, उनको हमेशा सम्मान करना सिखाइए और फिर देखिए, जिस दिन आपको वो सम्मान आप बच्चों का सम्मान करना सीखिए, बच्चे खुद से ही आपका सम्मान करेंगे और जब हम ये सम्मान की जो पहल है, वो समाज में एक बार शुरू करते हैं और आप देखते रहिए, मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं और हम एक ऐसा समाज बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हर किसी का, हर कोई सम्मान करेगा और इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो पहल हो गई है सूरज जी और मैं चाहती हूँ कि लोग इसे देखें, सिर्फ प्रेरणा ही ना लें, उस पे एक्ट भी करें। अपने लिए जो करने की ज़रूरत है उसमें बिल्कुल ना हिचकें और ऐसे ही कई सूरज उदय हों, यही चाहेंगे हम सूरज जी। बहुत-बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक पर जुड़ने के लिए। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएँ।